बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हफ्ते का पहला दिन गुजर गया, काफ़ी धमाका खेज दिन था, धुआंधार दिन था। खबरें बहुत ज़्यादा थीं और उन खबरों में सबसे ज़्यादा जो अहम मामला था वो इमरान खान साहब को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बदस्तूर काबू नहीं हो रहे और इमरान खान साहब मुसलसल इनकार कर रहे हैं और वो किसी भी सूरत में किसी भी हालत में ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हमने उसका कुछ हाल भी देखा, कुछ अहवाल भी देखा, बहुत सारी चीज़ें, तमाम खबरें आपसे शेयर करेंगे क्योंकि एक तो इमरान खान साहब का इनकार है जो आज मैंने आपको खबरें देनी है, और उसके बाद हुकूमत कैसे कैसे हुक्मरान जो हैं इमरान खान साहब के मुखालिफिन, खा वो कहाँ जहाँ कहीं भी बैठे हैं, वो सब के सब कैसे तुम दबा के भाग रहे हैं और वो नजर नहीं आते। जहां इमरान खान और उनकी जमात नजर आती है तो वहां से भाग जाते हैं। और ये मैंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास हो, अदालत हो और सहाफत हो, वहां पे हुकूमत भाग रही है और जो अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद है वो मौजूद रहती है मैदान में। वो जैसे ही नजर आती है हुक्मरानों को, हुक्मरान भाग जाते हैं। आज बहुत दिलचस्प सूरत हाल कौमी असम्बली में भी यही तो देखने को मिली। और अपोजिशन बिलअमूम अपोजिशन जो है वो कोरम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है कि जब भी उन्होंने गवर्नमेंट को जिच करना हो तो फौरी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है या सेनेट का चल रहा है या सूबाई असम्बली का चल रहा है तो फौरी तौर पे अपोजिशन जो है वो कोरम की निशानदेही करती है कि मतलूबा तादाद ईवान में मौजूद नहीं है और वो हुकूमती बिजनेस को रोकती है। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ दीगर जमातें जो हैं अपोजिशन की, वो एजेंडा सेट करती हैं और उनके एजेंडे से भागती है गवर्नमेंट और हुकूमती इत्तेहाद भाग जाता है फिलफौर। आज कौमी असम्बली में बड़ा ही दिलचस्प मरहला हुआ। एक तो सुबह अदालत में हुआ और इद्दत केस में, और उसमें सरकार और सरकार के वकला जिस तरीके से दुम दबा के भागे हैं, पतली गली से निकल दिए, वो भी एक देखने वाला था क्योंकि माहौल पहले तो सरकारी वकील आ ही नहीं रहे थे, अगर आज आए हैं तो उसके बाद वो नजर नहीं आए और उसके बाद फिर वो भागने की कोशिश की है, वही गालिम गलौज और ये सब कुछ हुआ और हमने देखा कि जज साहब जो हैं वो भी प्रेशर में। अब आते हैं, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था और आज कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें बुनियादी जो उसमें एक अहम था वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नवासी हैं और बिलावल भुट्टो साहब की बहन है, जरदारी साहब की बेटी हैं आसिफा भुट्टो। वो उन्होंने कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाया। इस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के बेटा और बेटी दोनों कौमी असम्बली में पहुंच गए, पार्लिमानी सियासत का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो तो पहले भी पहुंचे हुए थे लेकिन आसिफा पहली दफा पहुंची हैं। तो ये अज खुद एक उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए, भुट्टो ख़ानदान के लिए आज खुद एक बहुत ही पीपल्स पार्टी के लिए हिस्टोरिकल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की नवासी जो है वो थर्ड जनरेशन पहुंच गई है पार्लिमानी सियासत में और वो अपनी सियासत कर रहे हैं। इसीलिए जरदारी साहब ने कहा है कि जी भुट्टो साहब बड़े खुश होते होंगे जब मैं क़यामत के दिन जाऊंगा और भुट्टो साहब से मिलूंगा तो बहुत खुश होंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बात उनकी किसी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह है कि 77 का जो इलेक्शन हुआ था, अब आपको भुट्टो साहब के साथ जो उनके भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चली थी 77 की, वो क्यों चली थी, और अगर भुट्टो साहब एक गलती ना करते तो बिल्कुल वो तहरीक बिल्कुल नहीं चलनी थी। हुआ ये, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के कैबिनेट मेंबर वफाकी वजीर मौलाना कौसर न्याजी साहब की किताब अगर आप पढ़ें और लाइन कट गई तो उसमें वो वाज़े तौर पर ये बताते हैं मौलाना कौसर न्याजी साहब मरहूम कि जो इलेक्शन हुआ था 77 का, वो उसमें धांधली, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मैं वाज़े अक्सरियत के साथ आऊँ और आके फिर अपनी पसंद के मुताबिक जो है आइन को अमेंड भी करूँ और अपना एजेंडा सेट करूँ। तो पीपल्स पार्टी के, उस वक्त की पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनको मना किया कि आप सिंपल मेजॉरिटी आराम से ले लेंगे, आप ज़्यादा इसमें कामों में ना पड़े। लेकिन कुछ जाहिर है आपको पता है
कि हाँ में हाँ मिलाने वाले शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं। तो भुट्टो साहब नहीं माने और उन्होंने फिर कुछ सीटों पे धांधली, और एक दूसरा ये कि कुछ लोग इंक्लूडिंग ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम कि मैंने अनअपोज होना है, अनअपोज जीतना है मैंने बिला मुकाबला। तो कुछ और सीटें भी थी, तो कुछ सीटें उन्होंने अनअपोज करने के लिए भी कोई डंडा सोटा इस्तेमाल किया और अनफेयर मीन्स यूज़ किए, और उसके बाद सीटें हासिल करने के लिए भी उन्होंने चंद सीटों पे धांधली की। और अगर वो धांधली ना करते तब भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ले लेनी थी, सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन ये उन्होंने गलती की। और मैं कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और भुट्टो साहब, जो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे भुट्टो साहब जब क़यामत के दिन मिलूंगा तो वो कहेंगे बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं उस तनाजुर में आपको ये इम्पोर्टेंट एक बात सुना रहा हूँ, और बड़ी वैलिड दुरुस्त बात है रिकॉर्ड के हिसाब से। और तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मौलाना कौसर न्याज़ी साहब लिखते हैं, उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। अब और लाइन कट गई में, तो उन्होंने कहा कि जब ये हो गया तो उसके बाद फिर जो कौमी इत्तेहाद, पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद मौजूद था, और उन्होंने सूबाई असम्बली, क्योंकि पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली एक ही दिन इलेक्शन नहीं होते थे, अलग अलग दिन होते थे, तो अपोजिशन ने सूबाई असम्बली का बाइकाट कर दिया, सूबाई इंतखाबात का, सूबाई असम्बलियों का, और उसके बाद ही फिर ये तहरीक शुरू हुई। तो बुनियादी तौर पर गलती वही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की ख्वाहिश थी, उसने उनके खिलाफ ये तहरीक की बुनियाद रखी। और उसके बाद फिर तहरीक चली, और तहरीक चली, उसमें फिर शिद्दत आई, और उसमें फिर वायलेंस, और उसमें फिर फायरिंग, फिर कर्फ्यू, सब कुछ हुआ, कर्फ्यू भी लगा और फौज भी आ गई, और ये चलते चलते और वो ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ पे ख़त्म हुई, और उसके बाद फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। तो अब भी आज भी जो हुआ है, अब जो जरदारी साहब कहते हैं, अब आसिफा भुट्टो को अनअपोज करवाया गया है, बिला मुकाबला इलेक्शन उनको जितवाया गया, और अब वो एक तरफ वो हल्फ उठा रही थी, दूसरी तरफ उनके जो मद्दे मुकाबिल थे, जिनको अगवा किया गया और उनके कागजात छीने गए, नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए गए, जो भी वो चले गए हैं कोर्ट में, उन्होंने ये इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया है, जिनको मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी यही ख्वाहिश, यही माइंडसेट था, जरदारी साहब का भी यही माइंडसेट है कि अनअपोज, बिला मुकाबला मैंने जीतना है, लिहाजा ये आज हुआ है। अब देखते हैं कि आसिफा भुट्टो ने बिल्कुल हल्फ उठाया, और हल्फ उठा के उन्होंने अनअपोज इलेक्शन जीता, और जीत के वो आई, और इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही एक तारीखी दिन था। अब देखना ये है कि मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा जो हैं, और नवाज शरीफ साहब के नवासा नवासी और मरियम साहिबा के बेटा बेटी कब कौमी असम्बली में पहुंचते हैं, क्योंकि दो ख़ानदानों का ही तो मुकाबला है। तो मेरा ख्याल है कि मोहतरमा मरियम साहिबा की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी, और उनके बेटा बेटी को भी कौमी असम्बली में पहुंचा दिया जाएगा, इंतज़ाम इंतज़ाम कर दिया जाएगा। जिन्होंने फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आला बनाया, वही उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। तो ये भी हुआ। अब आते हैं जी कि जैसे ही आज असल में जो एजेंडा था कौमी असम्बली का, उसमें जजेस का खत, जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद खान चकरी साहब की जमात, पीके मैप, बीएनपी मैंगल और जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी तो शायद कौमी असम्बली में नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी के साथ तीसरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इन सब का इजलास हुआ, और इजलास में वो डिस्कस करना था, जजेस का खत डिस्कस करना था, और उसमें अदलिया पे जो दबाव आ रहा है उसको जेर बहस लाना था। लेकिन हुआ ये कि आज हुकूमती अरकान ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल साहब, उन्होंने कोरम की निशानदही कर दी, और कोरम की निशानदही करके इजलास जो है, और हुकूमती अरकान निकल गए, वॉकआउट कर गए, यानी कि गायब हो गए। और इस तरीके से कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ईवान में 64 अरकान मौजूद थे, और नामुकम्मल कोरम के बायस कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। यानी जो अपोजिशन का एजेंडा था उसको जेर बहस नहीं लाना था, और हुआ ये कि हुकूमती अरकान निकल गए, गायब हो गए, और
उन्होंने कोरम की निशानदेही की। उसके बाद फिर अरकान असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन अरकान ने वहाँ पे फिर नारेबाजी भी की, खूब नारेबाजी की, शोर शराबा भी हुआ, और इमरान खान साहब के लिए और बाकी जमात के लिए, जमहूरियत के लिए नारेबाजी। और लेकिन यह है कि हुकूमत भाग गई। तो ये हुकूमत अदालतों से भी भाग रही है, क्योंकि सजाएं तो दिलवा दी शब भर में ताकत की हरारत वालों ने, लेकिन अब वो सजाएं बरकरार नहीं रह सकती, ना इमरान खान के खिलाफ, ना शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ। इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब वो भी जमानत पर रिहा हो गए और उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब अस्पताल में हैं और उनके खिलाफ भी कोई केस नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि सियासी इंतकाम का निशाना चल रहा है। उसके बाद फिर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अचक जई, जैन कुरैशी साहब, इन्होंने फिर बहुत एहतजाज भी किया और उन्होंने फिर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही था कि उन्होंने कहा कि सेशन हमारा बहुत आज ज़रूरी था, जमहूरियत के लिए था, और हुकूमत के अरकान जो हैं वो दुम दबा के भाग गए, और हमने जज साहिबान के खतूत के कहा है और जो मुदाखलत हो रही है अदालती निज़ाम में, निज़ाम इंसाफ में, उसको हमने ज़ेर बहस लाना था। और पशीन में जलसे हुए पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई, हम मुहब्ब वतन लोग हैं और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। और इसलिए बैरिस्टर गौहर ने भी यही कहा कि आज जो हुकूमत है वो कोरम की आड़ में वो पार्लियामान से फरार हुई, और उन्होंने बजाय इसके कि वो हमारे एजेंडे को डिस्कस करते और हमारा जो एजेंडा था वो उसको जेर बहस लाते, लेकिन वो भाग गए। और यहाँ तक कि उन्होंने भी यही कहा कि आसफा भुट्टो को ये भी मालूम नहीं होगा कि उनका हल्का कौन सा है। ये पहली हुकूमत है जो कौमी असम्बली में इजलास का बाइकआउट कर रही है। ये दूसरी दफा हो चुका है, मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये इजलास का, कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट करती है, सेनेट के इजलास से भी बाइकआउट करती है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आते हैं वहां से ये बाइकआउट करके निकल जाते हैं। ये तो हो रहा है जनाब मामला इस वक्त सिचुएशन। अब दूसरा है एक और मसला, वो काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी मसला है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी और मरीम साहिबा के लिए भी। वो था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को ये काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और फैज़ाबाद धरना केस अलमारूफ वो जो है उस पर सारे का सारा तकिया किए बैठे हैं और उस पर सारा मामला फैज़ाबाद धरना केस आया था, उस पर फिर एक फैज़ाबाद धरना केस में एक एहतजाज हुआ था और वो तहरीक लब्बैक का, वो आपको मालूम है। तो उसमें एक फुटेज चली थी कि वो टीएलपी के कारकुनान को पैसे दे के तकसीम वहाँ से जो मेजर जनरल साहब पैसे दे रहे हैं और उस रेंजर्स के, और दूसरा जनरल फैज साहब ने एक किया था, मुआहदा किया था और मुआहदे पे दस्तखत थे जनरल फैज हमीद साहब के। और हुकूमत किसकी थी? हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उन्होंने अहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे। तो ये सब कुछ हुआ था और उस वक्त टीएलपी आई थी, फैज़ाबाद धरना दिया था और वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था फैज़ाबाद में और जनरल फैज साहब ने उस पर दस्तखत किए थे। डीजीसी जनरल फैज हमीद थे उस वक्त और उनको काबू करने की कोशिश की जा रही थी। तो एक कमीशन भी बनाया गया है क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, तो उन्होंने सबसे पहले वही केस टेकअप किया। उनका ख्याल था कि हम जनरल फैज को जो है उसमें फिक्स करेंगे, लेकिन आज जो कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की है, और कमीशन भी किसने बनाया? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें शायद काकर साहब की गवर्नमेंट ने बनाया था। तो वो आज जो रिपोर्ट सबमिट हुई है जी, उस रिपोर्ट के मुताबिक भी जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई है और जो कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की है उसमें उन्होंने बताया कि ये गवर्नमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक जनरल फैज हमीद ने एक रोल अदा किया था और उस रोल का जो है वो सीनियर लीडरशिप फौजी क़यादत यानी कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी ऑन बोर्ड थे और उन्होंने कहा था कि ये काम आपने करना है, लिहाजा ऊपर से जो मुझे हुक्म मिला उसकी मैंने तामील की। तो जनरल फैज हमीद को आज मिल गई है क्लीन चिट और ये एक और जो है वार खाली गया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, नवाज शरीफ साहब का और मरीम साहिबा का, क्योंकि वो बहुत अरसे से उनको फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन वो फिक्स नहीं हो रहे। और जनरल फैज हमीद वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जो डीजीसी है, मेजर जनरल हो या डीजीआई हो, डीजीआईएसआई हो, वो या फौज का कोई भी अफसर
वो अपनी फौजी कमान में होता है और जो आर्मी चीफ ऊपर से हुक्म दे रहे होते हैं उस हुक्म को आगे लेकर चल रहा होता है और फौज का हर सिपाही हर अफसर उसका पाबंद होता है। लिहाजा जब फैज साहब ने यह कह दिया था कि हमने जो कुछ भी किया था वो आर्मी चीफ के कहने पे, और इस वक्त भी फौज जो कर रही है वो आर्मी चीफ के हुक्म पर कर रही है। कोई भी अफसर जो है वो अपने अपने तौर पे कोई भी काम नहीं करता। जो ऊपर से पॉलिसी आ रही है वो उस वक्त जब बाजवा की पॉलिसी आ रही थी उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और इस वक्त जो आसिफ मुनीर साहब की पॉलिसी है उसको इस वक्त की जो अफसरान हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लिहाजा इसमें किसी अफसर को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो तो एक पॉलिसी को और एक हुक्म को आगे लेकर बढ़ रहा होता है। तो ये है सिचुएशन जनाब। इमरान खान साहब मुसलसल इनकारी हैं और वो नहीं मान रहे, इसीलिए कौमी असम्बली से भी जो है वो डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्योंकि बहुत सारे सबूत आ चुके हैं पिछले 2 सालों के और जुडिशरी से आए हैं, और उनको भी इसीलिए डिस्कस नहीं किया गया आज कौमी असम्बली के इजलास में कि उसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आने थे, और उन पर्दा नशीनों के नामों को बचाने के लिए आज कौमी असम्बली के इजलास से हुकूमती अरकान जो है, हुकूमत फरार हो गई और हुकूमत ने वॉकआउट किया, हुकूमत ने बाइकआउट किया जलसे का इजलास का, और हुकूमत ने ही कोरम की निशानदेही की। तो ये सूरत हाल है और यही काम अदालतों में हो रहा है। जेल ट्रायल के दौरान सजाएं तो मुकदमात में दिलवा दी गई गन पॉइंट पे, लेकिन अब उन सजाओं को बरकरार रखना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुश्किल हो रहा है अभी भी, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो भी अंडर प्रेशर है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस भी अंडर प्रेशर हैं, और आज हमने देखा भी। तो ये है सूरत हाल, ये अहवाल। तो देखते जाइए जी आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।